ओके गाइस, वेलकम टू जियोपीडिया लर्निंग इंस्टीट्यूशन। मैं हूं शोभिक सर, आप लोगों का इंटर यूजीसी नेट कैटेगरी में जियोग्राफी के एडुकेटर। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दिए थे। जियोमॉर्फोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सिस्मिसिटी एंड अर्थक्वेक। उसके साथ हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को भी पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद सिस्मिसिटी एंड अर्थक्वेक को पढ़ेंगे। ओके, उसके पहले क्लास स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट है। सपोज ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है। सपोज ये अर्थ का सरफेस है और ये सरफेस के अंदर, ये अर्थ का सरफेस हो गया और सरफेस के अंदर जो भी कुछ है, सरफेस के अंदर जो भी कुछ है उसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और उसके लिए हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको नोट करते हुए चलिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। ओके, ओके देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। अर्थ का जो इंटीरियर है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल, लास्ट में आता है कोर। ओके, ये ऑर्डर आप लोग को याद होना चाहिए। फर्स्ट आता है क्रस्ट, उसके बाद आएगा मेंटल, उसके बाद लास्ट में आएगा कोर। ओके, फर्स्ट आएगा क्रस्ट, उसके बाद आएगा मेंटल, लास्ट में आएगा कोर। ओके, ये आप लोग को याद होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोग को याद होना चाहिए कि although the core and mantle are about equal in thickness, the core actually forms only 15% of the earth volume। यानी कि कोर वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो अर्थ के एकदम इंटीरियर पार्ट में जो है कोर, वो अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 15% कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्स मेंटल कितने परसेंट कवर करता है? 84%। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रस्ट कितने परसेंट कवर करता है? ओनली 1%, रिमेनिंग 1%। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों को दे सकता है कि कोर एक्चुअली कितने परसेंटेज अर्थ का वॉल्यूम को कवर करता है? 15%। मेंटल कितने परसेंट का कवर करता है? 84%। एंड 1% क्रस्ट कवर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अबाउट अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर है यानी कि अर्थ सरफेस का नीचे वाला जो पार्ट है उसको जानने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस है जिसको हम लोग लगाकर अर्थ के अंदर की जो भी घटना घटित हो रहा है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटीरियर it is essential to understand the nature of changes that take place over and below the earth surface। यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर जो भी कुछ चेंजेस वगैरह हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, टू अंडरस्टैंड जियोफिजिकल फेनोमेना लाइक वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक। देखिए, वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, ये दो फीचर्स जो है, ये जो घटना घटित हो रहा है, इसका सोर्स कहाँ पर है? इसका सोर्स अर्थ के अंदर है, सरफेस के अंदर है। वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक कहाँ पर हो रहा है? इसका सोर्स अर्थ के अंदर है। तो इस तरीके से आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक जब होगा उसका नेचर वगैरह देखकर हम लोग को ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या घटना घटित हो रहा है, उसका नेचर क्या है, ये सब हम लोग जान सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए वॉल्केनिज्म में मैग्मा बाहर आता है, तो मैग्मा का नेचर देखकर हम लोग को इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग को मालूम पड़ता है। अर्थक्वेक में बहुत सारे वेव आप लोग को मालूम है, पी वेव होता है, एल वेव होता है, एस वेव होता है, आर वेव होता है। पी एंड एस को हम लोग बॉडी वेव कहते हैं, जो अर्थ सरफेस के इंटीरियर पार्ट से जाता है। तो पी एंड एस वेव का नेचर देखकर भी हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी सोलर सिस्टम वगैरह है, ऑब्जेक्ट है, उसको
आइडेंटिफाई उसको एनालिसिस करके भी हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जान सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर का जो इवोल्यूशन प्रेजेंट कंडीशन वो भी हम लोग को अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्यूचर डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन, यानी कि मिनरल वगैरह जो है, मिनरल कहाँ पर मिलेगा, मिनरल अर्थ के इंटीरियर पार्ट में आप लोग को मिनरल मिलेगा। और मिनरल जब बाहर आता है, उसको जब एक्सप्लोर किया जाता है, उस मिनरल को नेचर को देखकर उस जगह का रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का नेचर क्या है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए ऑन एन एवरेज टेम्परेचर राइजेस एट ए रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर एज वन गोज डीप इनसाइड द अर्थ इंटीरियर, यानी कि कोई अगर अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएगा तो एवरी 32 मीटर डीप में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेट में क्या होगा, बढ़ते हुए चलेगा। क्या होगा, बढ़ते हुए चलेगा। सपोज 32 मीटर डेप्थ में गया तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और भी 32 मीटर डेप्थ में जाएगा और भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना बढ़ा, प्लस 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ओके, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर में जो डेंसिटी है उसको हम लोग जानेंगे। ऑन एन एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज 5.5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को पूछे कि अर्थ का टोटल डेंसिटी कितना है, वो है 5.5। ओके, नेक्स्ट देखिए अर्थ का जो सरफेस है, अपर सरफेस लेयर विच कॉन्सेप्ट ग्रेनाइटिक रॉक, यानी कि सीआल को हम लोग सिलिका एल्युमिनियम, यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, सपोज ये एक अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, तो ये वाला पार्ट में आप लोग को अर्थ का क्रस्ट देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट में एकदम ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्रस्ट कहेंगे, क्रस्ट। ये क्रस्ट को हम लोग दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ओशनिक क्रस्ट, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एक होता है ओशनिक, जहां पर आप लोग को समुद्र देखने को मिलेगा, ओशनिक क्रस्ट। ओके, और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, एक होता है कॉन्टिनेंटल, ये हो गया ओशनिक क्रस्ट, और ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, अब देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनाया जाता है, सियाल, और ओशनिक क्रस्ट को हम लोग कहेंगे सीमा। ओके, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका, SI का मतलब है सिलिका एंड AL का मतलब है एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, एंड ओशनिक क्रस्ट SI का मतलब सिलिका एंड Ma का मतलब है मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम से ओशनिक क्रस्ट को बनाया जाता है। ओके, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का दोनों जो फीचर्स है आप लोग को मालूम पड़ गया है, एक है सियाल यानी कि सिलिका एल्युमिनियम, ओशनिक क्रस्ट दोनों है, एक है सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, एंड ऑल्सो आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मेन रॉक है वो है ग्रेनाइट। ओके, एंड ओशनिक क्रस्ट में जो रॉक है वो है बेसल्ट। ये सब एग्जाम में आप लोग को पूछ सकता है। ओके, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक है ओशनिक क्रस्ट। ओके, इसके बारे में यहां पर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए जो कोर वाला जो पोर्शन है, ओके, जो कोर वाला पोर्शन है यानी कि अर्थ के एकदम इंटीरियर पार्ट में जो है, उसको हम लोग नीफे कहेंगे। क्या कहेंगे, नीफे, क्योंकि वो आयरन एंड निकेल से बनाया जाता है, इसलिए उसको नीफे कहा गया है। कोर एकदम नीचे आप लोग को कोर मिलेगा, ये कोर, यहाँ पर आप लोग को कोर को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग को आयरन एंड निकेल आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं नीफे। ओके, चलिए अगर तो आप लोग को ये हो गया मेंटल वाला पोर्शन जो है, आप लोग को ये जानने को
इच्छा हो रहा है कि मेंटल को हम लोग, मेंटल किससे बनाया जाता है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको भी हम लोग 1 by 1 जानेंगे। ओके, इससे पहले बताइए सबको जितना तक मैंने बताया है क्लियर है? ये और नो कमेंट करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर के बारे में जानने के लिए दोनों सोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा मेजरली। एक है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। एक है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स का मतलब है जिसमें से हम लोग डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग जान सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स दोनों टाइप के आप लोग को देखने को मिलेगा। एक होता है रॉक फ्रॉम द माइनिंग एरिया और एक होता है वॉल्केनिक इरप्शन। एक होता है रॉक फ्रॉम द माइनिंग एरिया, एक होता है वॉल्केनिक इरप्शन। क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन से मैग्मा बाहर आता है और मैग्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखकर हम लोग अर्थ के इंटीरियर का जो नेचर है वो हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, और डायरेक्ट सोर्स जो है रॉक फ्रॉम द माइनिंग एरिया, यानी कि माइनिंग वाला जो भी एरिया होगा, चाहे वो कोल माइनिंग हो सकता है, आयरन माइनिंग, जो भी माइनिंग वाला एरिया है, वहां से क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में लोग जाता है, जाने के बाद उसका जो मिनरल वाला है वो बाहर आता है। तो उससे भी हम लोग को जो अर्थ के इंटीरियर है उसके बारे में बहुत कुछ देखने को और जानने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये दोनों हो गया डायरेक्ट सोर्स। और उसके पास आएगा इनडायरेक्ट सोर्स। एग्जाम में दे सकता है, बहुत सारे सोर्स आप लोग को दे देगा, आप लोग को आइडेंटिफाई करना होगा डायरेक्ट सोर्स कौन सा है, इनडायरेक्ट सोर्स कौन सा है। ये सब एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए आप लोग को बार बार बता रहा हूं, इसको नोट करके रखिए। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स क्या होगा, बाय एनालाइजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि अर्थ के अंदर में जो टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो चेंज होता है उससे हम लोग का अर्थ का अंदर क्या घटना घटित हो रहा है इसके बारे में मालूम पड़ सकता है। उसके बाद आएगा मेटोर्स। मेटोर्स का मतलब क्या होता है, मेटोर्स का मतलब है जो एस्ट्रोनॉमिकल जो मटेरियल्स होता है बाहर से, एस्ट्रोनॉमी यानी कि हम लोगों का जो स्पेस है, आउटर स्पेस से जो आता है अर्थ सरफेस में, उससे भी हम लोग को अर्थ के इंटीरियर के बारे में थोड़े बहुत मालूम पड़ जाता है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन और उसके बाद आता है ग्रेविटी एनोमोली। ग्रेविटी एनोमोली क्या है, ग्रेविटी एनोमोली का मतलब है व्हिच इज द चेंज इन ग्रेविटी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। यानी कि सपोज कीजिए दो मटेरियल है, ये एक मटेरियल हो गया, ये एक मटेरियल हो गया, लेकिन दोनों मटेरियल का जो मास है वो अलग अलग होगा क्योंकि उसका डेंसिटी अलग अलग है। सपोज ग्रेनाइट एंड बेसल्ट, दोनों का डेंसिटी अलग होगा तो दोनों का मास भी अलग होगा। तो ग्रेनाइट में ग्रेविटी का वैल्यू जो होगा, बेसल्ट में ग्रेविटी का वैल्यू उससे अलग होगा। ओके, उससे थोड़ा अलग होगा। तो इस तरीके से दोनों मटेरियल में मासेस के अलग होने के कारण जो ग्रेविटी में अलग वैल्यू होता है उसको कहते हैं ग्रेविटी एनोमली। उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली। उसके बाद आएगा मैग्नेटिक सोर्स। उसके बाद आएगा सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव के बारे में मैंने बताया था कि अर्थक्वेक में दोनों वेव होता है, एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव को हम लोग दोनों टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, यानी कि पी वेव एंड एस वेव। पी एंड एस वेव आप लोग को मालूम है, पी एंड एस वेव जब अर्थ के इंटीरियर से जाता है तो पी वेव सॉलिड एंड लिक्विड दोनों मटेरियल से ही जाता है, लेकिन एस वेव ओनली लिक्विड से, सॉलिड से जाता है, लिक्विड से वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से जहां पर हम लोग एस वेव को नहीं देख पाएंगे तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे वहां का जो इंटीरियर का पार्ट है वो लिक्विड है, जहां से पी वेव आता है लेकिन एस वेव नहीं आ सकता है। तो ये भी एग्जाम में एक बार आ गया था यूजीसी नेट में कि सपोज कोई एक जगह है अर्थ के इंटीरियर में, वो जगह सॉलिड है और लिक्विड है, इसको किससे हम लोग को इसके बारे में मालूम पड़ेगा, पी वेव, एस वेव, पी एंड एस वेव एंड समथिंग नन ऑफ द अबव, ये एक ऑप्शन था। तो क्या होगा, पी वेव से हम लोग को नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि पी वेव तो दोनों मीडियम से ही ट्रांसफर करता है, पी एंड
सॉलिड से भी जाता है, लिक्विड से भी जाता है, लेकिन एस वेव से हम लोग को मालूम पड़ेगा, क्योंकि एस वेव सॉलिड से जाएगा, लिक्विड से नहीं जाएगा। तो जो एक मीडियम से नहीं जाएगा उससे हम लोग को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा जोन सॉलिड है, कौन सा जोन लिक्विड है। तो ये भी एग्जाम में यूजीसी ने दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अर्थ का लेयर। अर्थ का जो लेयर है वो 3 लेयर मैंने पहले ही बताया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। पहले आएगा क्रस्ट, उसके बाद आएगा मेंटल, उसके बाद आएगा कोर। ओके, ये हो गया कोर, ये वाला जो भी एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ये कोर हो गया है। उसके बाद आएगा ये मिडिल वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहेंगे क्रस्ट, सॉरी मेंटल, और ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे क्रस्ट। क्रस्ट का दोनों पार्ट होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां पर आप लोग को कॉन्टिनेंट मिलेगा, एक होता है ओशनिक क्रस्ट जहां पर आप लोग को ओशन वगैरह मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रस्ट। अर्थ लेयर क्रस्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हर एक वर्ड को आप लोग नोट करते हुए चलिए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट आप लोग को बता रहा हूं। ओके, देखिए क्रस्ट का जो थिकनेस है, क्रस्ट का जो थिकनेस है टोटल क्रस्ट का, चाहे वो ओशनिक हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, टोटल क्रस्ट का जो थिकनेस है वो 30 to 50 किलोमीटर है। 30 to 50 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है। ओशनिक क्रस्ट उसका थिकनेस क्या है, थिनर, वो थिनर है, 5 to 30 किलोमीटर थिक आप लोग को मिलेगा। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसका थिकनेस 50 to 70 किलोमीटर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ओशनिक क्रस्ट क्या होगा, पतला होगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो बहुत थिक होगा, क्योंकि उसका थिकनेस 50 to 70 किलोमीटर आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ओशनिक क्रस्ट थिनर है तो ये बहुत हल्का होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक है तो ये बहुत भारी होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। भाई अगर आप लोग देखोगे हेवीनेस, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होगा, हल्का होगा, एंड ओशनिक क्रस्ट क्या होगा, भारी होगा। ये चीज आप लोग को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होना चाहिए कि ओशनिक क्रस्ट का थिकनेस कम है लेकिन वो ज्यादा हेवी होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस ज्यादा होता है लेकिन वो थोड़ा कम भारी होता है, यानी कि हल्का होता है एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ओके, ये सब स्टेटमेंट में आप लोग को दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्रस्ट कितने मैंने बताया 0.5 to 1% वॉल्यूम, यानी कि टोटल अर्थ सरफेस में 0.5 से लेकर 1% तक अर्थ का वॉल्यूम को कवर करता है क्रस्ट। द क्रस्ट को हम लोग दोनों पार्ट से डिवाइड किया है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशनिक क्रस्ट। ओके, ओशनिक क्रस्ट को हम लोग हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग क्रस्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ओशनिक क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट भी कह सकते हैं। कई तरीके से आप लोग को पूछ सकता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बताइए, हाइड्रोस्फीयर एंड क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बताइए, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बताइए। अगर आप देखोगे हर एक चीजों का आंसर सेम है, जो है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर आप लोग देखोगे ये हो गया ओशनिक क्रस्ट और ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, ये हो गया ओशनिक क्रस्ट, ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट भारी होने के कारण वो क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर चले जाएंगे। क्या होगा, अंदर चले जाएंगे। तो अगर आप लोग देखोगे तो अपर क्रस्ट कौन से हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपर पार्ट में हो गया अपर क्रस्ट, और लोअर क्रस्ट कौन से हो गया, ओशनिक क्रस्ट को हम लोग लोअर क्रस्ट कहेंगे। ओके, और उसके बाद और एक चीज आप लोग को याद होना चाहिए कि ओशनिक क्रस्ट को हाइड्रोस्फीयर एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग क्रस्ट भी कहेंगे। उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होता है, उसके बीच में ये वाला डिसकंटिन्यूटी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। क्या डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। तो एग्जाम में अगर आप लोग को पूछे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट के बीच में कौन से डिसकंटिन्यूटी है तो भी होगा कॉनराड। अगर एग्जाम में पूछे अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट तो भी होगा कॉनराड। अगर एग्जाम में पूछे हाइड्रोस्फीयर एंड क्रस्ट तो भी होगा कॉनराड। एग्जाम में कुछ भी तरीके से आप लोग को पूछ सकता है। ओके,
यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी। ओके, मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी क्या है? मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फीयर। ओके, मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फीयर। ओके, एस्थेनोस्फीयर किसके पार्ट हो गया? एस्थेनोस्फीयर देखिए, ये वाला हो गया क्रस्ट, क्रस्ट इतना तक कंप्लीट हो चुका है, ये इतना तक हो गया क्रस्ट। क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहेंगे, क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहेंगे। उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाता है मेंटल, उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाता है मेंटल। ये पूरा चल रहा है मेंटल, सॉरी, पूरा चल रहा है मेंटल। ओके, अब देखिए मेंटल का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, एकदम ऊपर वाला जो पार्ट है, आप लोग को देख सकते हो, आप लोग इसको कहेंगे एस्थेनोस्फीयर। उसको क्या कहेंगे? एस्थेनोस्फीयर। उसके बाद आएगा अपर मेंटल, उसके बाद आएगा लोअर मेंटल। ये पूरा मेंटल को अगर आप लोग एक साथ बोलोगे तो होगा मेसोस्फीयर। ये आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। देख लीजिए फिर से, देखिए मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है, एकदम ऊपर वाला पार्ट, यानी कि क्रस्ट के नीचे ही जो वाला पार्ट है, उसको हम लोग कहेंगे एस्थेनोस्फीयर। ओके, तो एस्थेनोस्फीयर किसके पार्ट हो गया? वो मेंटल के पार्ट हो गया। उसके बाद आएगा अपर मेंटल, उसके बाद आएगा लोअर मेंटल, उसके बाद मेंटल खत्म हो जाएगा और पूरे मेंटल को एक साथ हम लोग कहेंगे मेसोस्फीयर। तो एग्जाम में आप लोग को दे सकता है कि आप क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि ये वाला जो जगह है क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है? मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी। अगर आप लोग को दे सकता है क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फीयर के बीच में कौन से डिसकंटिन्यूटी है, तो भी होगा मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल भी दे सकता है, एस्थेनोस्फीयर भी दे सकता है। ओके, और अगर मेंटल अपर एस्थेनोस्फीयर ना देकर सिंपली आप लोग को दे सकता है क्रस्ट एंड मेसोस्फीयर के बीच में कौन से डिसकंटिन्यूटी होता है, क्रस्ट एंड मेसोस्फीयर, तो भी होगा मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी। तो कुछ भी तरीके से आप लोग को दे सकता है, कुछ भी तरीके से आप लोग को ये सब टर्म एकदम पूरे के पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये बहुत कंफ्यूज करता है। अभी आप लोग घर में बैठे हो तो ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम के प्रेशर में, तब ये सब गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो क्रस्ट वाला जो जगह है, द कॉन्टिनेंट आर कॉम्पोस्ट ऑफ, कॉन्टिनेंट किससे बनाया होता है? सिलिका एंड एल्युमिनियम, यानी कि इसको कहते हैं सियाल। ये कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, ओके, मैंने बताया है, और ये लाइट होता है, लाइटर, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो हेवियर होता है, उसको हम लोग सीमा कहते हैं, क्योंकि ये सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनाया हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए मेंटल, नेक्स्ट के हम लोग पढ़ेंगे वो है मेंटल। मेंटल के बारे में क्या बताया गया है? देखिए मेंटल के बारे में बताया गया है, द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी कि मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी से लेकर, ये हो गया मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी, उससे टोटल 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ये पूरे जो एरिया आप लोग को दिख रहा है इसको कहते हैं मेंटल। मोहोरोफिसिक डिसकंटिन्यूटी से लेकर नीचे 2900 किलोमीटर तक पूरे जो एरिया आप लोग को दिख रहा है उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे मेंटल और मेसोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो भी स्टूडेंट का ऑलरेडी ये सब खत्म हो चुका है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी मैंने बताया है उसके और एक बार रिवाइंड हो जाएगा और अच्छे से अच्छे रिवीजन हो जाएगा। आज जाकर ये क्लास होने के बाद वो लोग अगर इसको फिर से एक बार पढ़ लेंगे तो उसका एक सॉलिड रिवीजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द मेंटल, यानी कि मेंटल किससे बनाया हुआ होता है। मैंने बताया है क्रस्ट किससे बनाया हुआ होता है, कोर किससे बनाया हुआ होता है, लेकिन मेंटल किससे बनाया हुआ होता है? ये भी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बनाया हुआ होता है, इसको भी सीमा कहते हैं। यानी कि क्रस्ट के जो ओशनिक क्रस्ट जिसको हम लोग सीमा कहेंगे, मेसोस्फीयर और मेंटल को भी हम लोग
सीमा कहेंगे, क्योंकि ये दोनों का जो फीचर्स है जिससे बनाया हुआ होता है वो सेम है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ओके, क्रस्ट मैंने बताया है टोटल अर्थ के 1% कवर करता है, लेकिन मेंटल सबसे अधिक आप लोग को मिलेगा 84% कवर करता है। अगर एग्जाम में आप लोग को दे सकता है कि क्रस्ट मेंटल कोर के बीच में कौन से पार्ट सबसे अधिक अर्थ में कवर करता है, तो इसको आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो मेंटल होगा, क्योंकि क्रस्ट हो सकता है 1% और मेंटल होता है 84%। ओके, नेक्स्ट देखिए, द एस्ट्रोनोस्फीयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, यानी कि अर्थ क्रस्ट के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एकदम ऊपर वाला जो पार्ट, क्रस्ट के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एकदम ऊपर के ऊपर में जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है, क्रस्ट के एकदम ऊपर वाला जो पोर्शन, इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहेंगे, वो एस्ट्रोनोस्फीयर। यहां पर ही आप लोग को मैग्मा, जो भी मैग्मा का सोर्स होता है वो आप लोग को एस्ट्रोनोस्फीयर में ही मिलेगा। ओके, इसलिए इसको सोर्स ऑफ मैग्मा कहा गया है। अगर आप लोग देख सकते हो, ये एस्ट्रोनोस्फीयर में आप लोग को कन्वेक्शनल फोर्स आप लोग को मिलेगा। कन्वेक्शनल फोर्स आप लोग को पता है क्या है कन्वेक्शनल फोर्स? कन्वेक्शनल फोर्स का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर नीचे वाला एरिया में, जितने नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नीचे वाला एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो हल्का होकर मैग्मा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन ठंडा होने के कारण वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ये साइकिल चलते हुए चलेगा, इसको कहते हैं कन्वेक्शनल फोर्स। और इसके ऊपर ही क्या होता है? क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसको हम लोग टेक्टोनिकली प्लेट भी कह सकते हैं। और ये इस साइकिल के वजह से क्या होता है, ये प्लेट क्या होता है, प्लेट मूव करता है और वेरियस टेक्टोनिक इवेंट आप लोग को देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर प्लेट टेक्टोनिक का जो घटना घटित हो रहा है, मैं उसके बारे में बता दिया है। द डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, उसको हम लोग रेपिड डिस्कंटिन्यूटी कहेंगे। रेपिड यानी कि ये वाला अपर मेंटल, ये वाला लोअर मेंटल, इसके बीच में जो एरिया है, इसके बीच वाला जो एरिया है, इसको हम लोग रेपिड डिस्कंटिन्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेपिड डिस्कंटिन्यूटी कहेंगे। और मेंटल को हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बारे में मैंने बता दिया है, एस्थेनो मींस वीक। ओके, इसका एक्सटेंशन कितना है? अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर डेप्थ में आप लोग को एस्थेनोस्फीयर मिलेगा। ये सोर्स ऑफ मैग्मा, ये मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, मैग्मा का मेन सोर्स है एस्थेनोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोर। नेक्स्ट जिसको हम लोग देखेंगे अर्थ लेयर में जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे कोर। ओके, कोर में आप लोग देखिए, कोर का टोटल लेंथ क्या है? मैंने बताया था ना, ये इतना तक जो कोर, ये इतना तक मेंटल कितने लेंथ था? 2900। ये 2900 से नीचे 6400 वाला जो एरिया है वो हो गया कोर। वो हो गया कोर, उसको हम लोग कहेंगे कोर। कोर को हम लोग बैरिस्फीयर भी कहेंगे। कोर को बैरिस्फीयर, मेंटल को जिस तरीके से हम लोग मेसोस्फीयर, क्रस्ट को हम लोग जिस तरीके से लिथोस्फीयर कह रहे हैं, तो उसी तरीके से कोर को हम लोग बैरिस्फीयर भी कहेंगे। ओके, कोर का और एक भी नाम है जिसमें मैंने बताया है नीफे। नीफे, कोर एंड बैरिस्फीयर तीनों ही सेम चीज है। मेसोस्फीयर में क्या आता है? मेसोस्फीयर में आता है, मैंने बताया सीमा, सीमा, मेसोस्फीयर, ये सब एक ही चीज है। और मेंटल, ये सब एक ही चीज है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोर। नेक्स्ट हम लोग कोर को पढ़ेंगे। ओके, कोर को देखिए, कोर का टोटल लेंथ है 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक कोर जाएगा। कोर कितने परसेंटेज कवर करता है? 15%, यानी कि अर्थ क्रस्ट हो गया 1%, मेंटल हो गया 84% एंड कोर हो गया 15% एरिया को कवर करता है। ओके, अब देखिए कोर में क्या आएगा? मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आएगा उसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। यानी कि अगर आप लोग इमेज में देखोगे तो क्या बताया गया है, ये हो गया लोअर मेंटल, ये हो गया कोर, ये दोनों के बीच में जो आता है, ये दोनों के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आता है उसको कहेंगे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ओके, पहले मैंने बताया था क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में आता है कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद आएगा क्रस्ट एंड एस्ट्रोनोस्फीयर और क्रस्ट और मेसोस्फीयर और क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में आएगा मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद आएगा अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में आएगा रेपिड डिस्कंटिन्यूटी।
उसके बाद आएगा लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, और मेंटल और कोर के बीच में आएगा, और मेसोस्फीयर और बेरिस्फीयर के बीच में आएगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये सब और देकर आप लोग नोट करके रखिए, क्योंकि ये सब नाम अक्सर स्टूडेंट उसको गलत करके आ जाता है। तो ये सब मैंने जो बताया ना, और ये और वाला भी आप लोग नोट करके रखिए। ओके, नेक्स्ट आता है कोर। कोर में डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर कोर एंड लोअर कोर। अपर कोर एंड लोअर कोर के जो बीच में है उसको हम लोग लेमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमैन। अपर कोर एंड लोअर कोर, ये वाला है अपर इनर कोर, ये वाला है आउटर कोर। ओके, आप लोग देख लीजिए, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। ये दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लोग कहेंगे लेमैन डिसकंटिन्यूटी। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ओके, और कोर को मैंने बताया है, कोर को हम लोग बेरिस्फीयर भी कहते हैं और इसको नीफे भी कहते हैं, क्योंकि ये निकेल आयरन से बनाया हुआ होता है। और एक चीज आप लोग को याद होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोर का जो आउटर कोर है वो लिक्विड होता है और इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक एंड सिस्मिसिटी। इंटीरियर ऑफ द अर्थ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, अर्थक्वेक एंड सिस्मिसिटी क्या है। अर्थक्वेक एंड सिस्मिसिटी। An earthquake is a shaking of the earth's surface caused by sudden movement of a part of the earth crust। मैंने बताया है ना, सपोज ये नीचे एस्थेनोस्फीयर है, नीचे एस्थेनोस्फीयर है और ऊपर क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ये सब है। सपोज ये एस्थेनोस्फीयर में कोई एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तो प्लेट का क्या होगा? प्लेट का मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। अगर दोनों कन्वेक्शनल फोर्स इस तरीके से होगा, सपोज इस तरीके से होगा, तो दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आएगा, और दोनों अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जाएगा, तो प्लेट क्या होगा? दोनों विपरीत दिशा में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा? प्लेट का मूवमेंट होगा। जब भी प्लेट का मूवमेंट होगा अर्थ सरफेस में क्या होगा? एक शेकिंग होगा। क्या होगा? कि शेकिंग होगा, थोड़े कंपन आप लोग को देखने को, फील करने को मिलेगा, कंपन मिलेगा, उसको कहते हैं अर्थक्वेक और सिस्मिसिटी। ओके, अर्थक्वेक का कोई एक फीचर्स है, टर्म्स एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, अर्थक्वेक के पहले आप लोग को जानना पड़ेगा फोकस। फोकस क्या होता है? सपोज ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के एकदम अंदर जहां से ये अर्थक्वेक का जो कंपन है वो स्टार्ट हो रहा है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ, उसको हम लोग कहेंगे फोकस। उसको हम लोग फोकस कहेंगे। और इसका और एक भी नाम है जिसको हम लोग हाइपोसेंटर भी कहेंगे, हाइपोसेंटर। अक्सर ये लोग हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर में वो क्या करता है, स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। तो आप लोग याद रखना, फोकस का मतलब है हाइपोसेंटर। और फोकस से जब फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब जो सिस्मिक वेव क्रिएट होने के बाद एकदम पैरेलल ऊपर की तरफ जाएगा, एकदम 90 डिग्री एंगल में ऊपर की तरफ जाने के बाद जिस पॉइंट में वो पहले टकराएगा उसको कहेंगे एपिसेंटर। यानी कि पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस। यानी कि फोकस से, सपोज ये फोकस होता है, फोकस के ऊपर एकदम वर्टिकली जो पॉइंट होगा जहां अर्थ सरफेस में जो है उसको कहेंगे एपिसेंटर। उसको क्या कहेंगे? उसको एपिसेंटर हम लोग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कितना है? 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वेव का वेलोसिटी कितना होगा? 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जो अर्थ के जो फ्रीक्वेंसी, यानी कि अर्थ सिस्मिक वेव होता है, उसका वेलोसिटी कितना होता है? 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में 5 to 8 किलोमीटर आप लोग को देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आइसोसिस्मिक लाइन किसको कहा जाता है? व्हाट इज आइसोसिस्मिक लाइन? ए लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेयर द इंटेंसिटी इज द सेम। यानी कि जो अर्थ सरफेस में जितने भी प्लेसेस में अर्थ का जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक का वो एक समान होगा, अगर उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक लाइन से, उस लाइन को कहेंगे आइसोसिस्मिक लाइन। सपोज कीजिए एक बड़ा सा प्लेस है, ये वाला जगह पर आइसोसिस्मिक इंटेंसिटी, ये वाला प्लेस में इंटेंसिटी, ये वाला प्लेस में इंटेंसिटी सेम है, तो इसको हम लोग अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम लोग आइसोसिस्मिक लाइन कहेंगे। तो इंटेंसिटी क्या होगा वो बाद में हम लोग जानेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हम लोग जानेंगे।
पहले जानिए इंटेंसिटी अगर सेम होगा तो उसको हम लोग अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसको कहेंगे आइसोसिस्मिक लाइन। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मेन कारण क्या होता है? कॉम्प्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस। कॉम्प्रेशनल टेंशनल मैंने फोल्ड पढ़ाने के बाद समय आप लोग को बता दिया है। अगर दोनों प्लेट एक ही डायरेक्शन में जाएगा उसको कहेंगे कॉम्प्रेशनल, अगर दो विपरीत डायरेक्शन में जाएगा उसको कहेंगे टेंशनल। ये हो गया टेंशनल, ये हो गया कॉम्प्रेशनल, यानी कि प्लेट का कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण ही अर्थक्वेक आप लोग को देखने को मिलेगा। ये इसलिए जितने भी उसको क्या कहते हैं, जितने भी वो वाला जगह है जहां पर प्लेट का मूवमेंट ज्यादा होता है, सच एज पैसिफिक ओशन, सार्कम पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में अगर आप लोग देखोगे प्लेट का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत डिस्टर्ब, टेक्टोनिकली डिस्टर्ब एक जगह है जहां पर आप लोग को बहुत सारे अर्थक्वेक वगैरह आप लोग को देखने को मिलेगा। जापान उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट देखिए earthquakes occur most often along the geologic fault narrow zones where rock masses move in relation to one another। यानी कि earthquake जो होता है, earthquake occur most often along geologic fault, यानी कि जो भी फॉल्ट वाला जगह है, नैरो जोन, जहां पर टेक्टोनिकली मूवमेंट, प्लेट का मूवमेंट होता है, वहीं पर ही आप लोग को अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ओके, सम अर्थक्वेक इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि मनुष्य का कारण बहुत सारा अर्थक्वेक होता है। उसमें होता है डीप माइनिंग। अगर माइनिंग एरिया में बहुत डीप में माइनिंग होगा तो उसका जो इंटीरियर पार्ट में रॉक वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें से भी अर्थक्वेक हो सकता है। अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड में जाकर न्यूक्लियर टेस्ट, बहुत सारा न्यूक्लियर टेस्ट वहां पर होता है, तो वो भी क्या होता है, अर्थ के अंदर का जो रॉक वगैरह, जो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देता है। रिजर्वर इंक्लूड सिस्मिसिटी। सपोज कीजिए एक रिजर्वर है जहां पर डैम क्रिएट करके बहुत सारा वाटर को स्टोरेज करके रखा है, तो बहुत सारा वाटर अगर स्टोरेज होगा तो इसका नीचे वाला जो रॉक स्ट्रक्चर है, बेड है, वहां पर बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा, तो उसमें भी उसका जो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें से भी वहां पर प्लेट मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक हो सकता है। ओके, एक फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, आर्टिफिशियल इंडक्शन, ये सब कारण भी ह्यूमन के कारण अर्थक्वेक हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अर्थक्वेक का जो वेव है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सिस्मिक वेव, दोनों टाइप ऑफ वेव आप लोग को मिलेगा मेनली। एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। एक होता है 1 और 2, ये दोनों को मिलाकर होता है बॉडी वेव। P एंड S, ये दोनों को मिलाकर होता है बॉडी वेव, बॉडी वेव। और एक होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव को फिर से दोनों पार्ट से डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी वेव और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी वेव को P वेव भी कहा जाता है, सेकेंडरी वेव को S वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? S वेव भी कहा जाता है। ओके, प्राइमरी वेव को देख लीजिए। प्राइमरी वेव जो है, प्राइमरी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं और ये बहुत फास्टेस्ट है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है। सेकेंडरी वेव, एस वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि इसमें से जो डिस्ट्रक्शन का जो मेजर परिमाण है बहुत कम होता है। और सरफेस और पी एंड एस वेव क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जाता है और जब वो सरफेस में पहुंच जाता है तब जाकर वो सरफेस वेव क्रिएट करता है। और सरफेस वेव को हम लोग एल वेव भी कहेंगे, उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी कहेंगे और उसको स्लोएस्ट वेव भी कहेंगे। बहुत सारा नाम है और इससे सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। एग्जाम में एक बार दिया था कि कौन से अर्थक्वेक वेव से सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, वो है एल वेव, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए प्राइमरी वेव और पी वेव। पी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल और कॉम्प्रेशनल वेव भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट, ये सब नोट करते हुए चलिए। ये साउंड वेव, इसको हम लोग साउंड वेव भी कहते हैं। पी वेव का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, एस वेव से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फर्स्ट सरफेस में अराइव करता है पी वेव। पी वेव 3 मीडियम से ही जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, लेकिन सॉलिड में उसका वेलोसिटी सबसे अधिक होता है, उसके बाद लिक्विड, गैसेस में उसका वेलोसिटी सबसे कम होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी वेव और एस वेव। एस वेव को हम लोग ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल वेव भी कहेंगे, सेकेंडरी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल वेव भी कहेंगे। पी वेव का मूवमेंट साउंड वेव की तरह होता है और एस वेव का मूवमेंट वाटर रिपल की तरह होता है। ओके, एंड एस वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड और गैसेस। एस वेव कभी भी लिक्विड और गैसेस से
पास नहीं कर सकता, ओनली सॉलिड। पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस 3 मीडियम से ही जा सकता है, लेकिन एस वेव ओनली सॉलिड से जा सकता है, लिक्विड एंड गैसेस से एस वेव का मूवमेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सरफेस वेव, जिसको हम लोग एल वेव भी कहेंगे। सरफेस वेव को हम लोग एल वेव भी कहेंगे। ओके, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड वेव। सरफेस वेव का मतलब है ये वेव जब पी एंड एस वेव सरफेस में पहुंच जाता है, उसके इंटीरियर पार्ट से जब सरफेस में आ जाता है, तब उसको हम लोग सरफेस वेव कहेंगे। उसका नाम है, एक होता है एल वेव। ओके, सरफेस वेव भी दोनों टाइप्स होता है, एक होता है एल, एक होता है आर। पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एल वेव। ओके, इसको हम लोग लॉन्ग पीरियड वेव भी कहते हैं, लाव वेव भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था उसका नाम था एडवर्ड हुक लाव। ओके, नेक्स्ट देखिए, एल वेव बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव होता है। एल वेव बहुत मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। ये रिकॉर्डेड लास्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में बहुत लास्ट में एल वेव को रिकॉर्ड किया जाता है, और इसका जो मूवमेंट होता है जिगजैग। ये एग्जाम में आया था ये वर्ड, जिगजैग मूवमेंट, यानी कि इस तरीके से मूवमेंट होता है एल वेव में, इस तरीके जिगजैग जिगजैग जिगजैग। जब इसका कंपन होगा तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से सामने जाएगा पीछे आएगा, सामने जाएगा पीछे आएगा, इस तरीके से होगा, सामने जाएगा पीछे आएगा, सामने जाएगा पीछे आएगा, सामने जाएगा पीछे आएगा। इसको कहते हैं एल वेव। ओके, जिगजैग मूवमेंट यहां पर आप लोग को सरफेस वेव और एल वेव में आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद ओके, और एक भी वेव होता है सरफेस में, मैंने यहाँ पर डाला था लेकिन दिख नहीं रहा है। अच्छा, और एक वेव होता है जिसको हम लोग सरफेस में ही, और एक वेव होता है जिसको हम लोग आर वेव कहते हैं, आर वेव, जिसको हम लोग रैले वेव भी कहेंगे, रैले वेव। रैले वेव भी कहेंगे, वो भी सरफेस में आप लोग को देखने को मिलेगा। सरफेस में दोनों वेव आप लोग को मिलेगा, एक होता है एल वेव और एक होता है आर वेव, जिसको हम लोग रैले वेव भी कहेंगे। ओके, रैले वेव का मूवमेंट किस तरीके से होता है? रैले वेव का मूवमेंट इस तरीके से कुछ मूवमेंट होता है। सरफेस वेव मैंने बताया जिगजैग, एंड रैले वेव का मूवमेंट किस तरीके से होता है? अंडुलेशन टाइप ऑफ मूवमेंट आप लोग को मिलेगा। सपोज आप लोग अगर मेट्रो में जाओगे, सपोज आप लोग मेट्रो और एयरपोर्ट में, आप स्टेशन में भी आप लोग देख सकते हो, वो जो बैक चेकिंग वाला जोन होता है, जहां पर वो बहुत सारा रोलर होता है, वहां पर रोलर क्या होता है, एक ही जगह पर मूव करते हुए रहता है, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन बैक जो होता है वो ऊपर से सामने की तरफ, पीछे से सामने की तरफ चले जाते हैं। तो बैक जो होता है वो एक वेव होता है, वेव। ओके, उस तरीके से आर वेव काम करता है। लेकिन सरफेस वेव, एल वेव किस तरीके से काम करता है? जिगजैग वे में वो काम करता है। ये एल वेव एंड आर वेव का डिवाइड है। एल एंड आर दोनों वेव ही आप लोग को सरफेस में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अर्थक्वेक को हम लोग डिवीजन करेंगे डेप्थ ऑफ फोकस। फोकस के बेसिस पे हम लोग अर्थक्वेक को डिवाइड करेंगे। दोनों पार्ट ऑफ अर्थक्वेक आप लोग को देखने को मिलेगा, एक होता है शैलो फोकस अर्थक्वेक, एक होता है डीप फोकस अर्थक्वेक। एक होता है शैलो फोकस, एक होता है डीप फोकस। ओके, शैलो फोकस अर्थक्वेक कहां पर मोस्ट कॉमन है? सबमेरिन रीजेस। जहां पर सबमेरिन रीजेस होता है वहां पर शैलो फोकस अर्थक्वेक होता है। इसको हम लोग क्रास्टल अर्थक्वेक भी कहेंगे। ओके, यानी कि अगर आप लोग देखोगे जहां पर प्लेट का दोनों दिशा में मूवमेंट होगा, यानी कि दोनों प्लेट दो डिफाइंड दिशा में जाएगा, और बीच में क्या होगा? बीच में रिज वगैरह होगा, यानी कि अटलांटिक ओशन में आप लोग को मिलेगा मिड अटलांटिक रिज, जहां पर दोनों प्लेट दो विपरीत दिशा में जाता है, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता है मिड अटलांटिक। वहीं पर आप लोग को क्या मिलेगा? शैलो फोकस अर्थक्वेक मिलेगा। यहां पर होता है पैसिफिक ओशन, जहां पर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री मिलेगा, पैसिफिक। पैसिफिक पैसिफिक में आपको मिलेगा कन्वर्जन, जहां पर क्या होगा? डीप फोकस अर्थक्वेक मिलेगा। जहां पर कन्वर्जेंट होगा वहां पर मिलेगा डीप फोकस, जहां पर डाइवर्जेंट होगा वहीं पर आप लोग को मिलेगा
शैलो फोकस। इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए डीप फोकस कन्वर्जन बाउंड्री पे आप लोग को देखने को मिलेगा। इसको इंट्राप्लेट अर्थक्वेक भी कहते हैं, इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। ओके, देखिए शैलो फोकस का डेप्थ कितना होता है, लेस देन 70 किलोमीटर, एंड डीप फोकस का डेप्थ कितना होता है, 300 टू 700 किलोमीटर। ओके, उसका जो फोकस, यानी कि अगर आप लोग देखोगे डीप फोकस में उसका प्लेट का बहुत डीप में नहीं जा रहा है, तो इसलिए फोकस का मतलब जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन वो बहुत नीचे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्लेट तो बहुत नीचे जा रहा है, तो इसका जो फोकस है वो बहुत नीचे ही होगा। ये बहुत कॉमन व्यापार है, ओके, कॉमन चीज है। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली आपको सार्कम पैसिफिक बेल्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से अटलांटिक ओशन का जो प्लेट है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहाँ से जो होता है एशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कन्वर्ज होता है, तो इसलिए कन्वर्जेंट के कारण यहाँ पर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इस जगह पर आप लोग को बहुत सारे अर्थक्वेक, वोल्केनो, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण आप लोग को मिलेगा। 68% जो अर्थक्वेक आप लोग को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलेगा, और सेकेंड बेल्ट आप लोग को अल्पाइन बेल्ट में मिलेगा। अल्पाइन 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 जो जगह है, मैंने फोल्ड माउंटेन के जब भी पढ़ाया था मैंने बताया था अल्पाइन माउंटेन कौन कौन है। एक होता है रॉकीज, एक होता है अंदीज, एक होता है हिमालयन बेल्ट। ये सब आप लोग को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन प्लेट मिलेगा। सपोज हिमालय में आप लोग को मिलेगा यूरेशियन प्लेट, एंड नीचे से आप लोग को मिलेगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेट का जो कन्वर्जेंट होगा तब जाकर हिमालयन प्लेट, हिमालय माउंटेन क्रिएट हुआ है। और यहाँ से होता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट, यहाँ से पैसिफिक प्लेट, ये दोनों प्लेट का कन्वर्जन में रॉकीज, साउथ अमेरिकन प्लेट, यहाँ से होता है पैसिफिक प्लेट, ये दोनों प्लेट का कन्वर्जन में आप लोग को मिलता है साउथ एंडीज माउंटेन, जहां पर एक कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट आप लोग को मिलेगा। कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट मिलेगा, वहीं पर आप लोग को मैक्सिमम अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए और एक चीज आप लोग को बताने में मैंने भूल गया हूं। देखिए और एक होता है शैडो जोन। शैडो जोन को देख लीजिए, कहां पर गया है शैडो जोन। थोड़ा रुक जाइए, शैडो जोन को आप लोग को बता देते हैं। और एक चीज आप लोग देख लेना, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम लोग बेनियोफ जोन भी कहेंगे। ये जो प्लेट, दो प्लेट आता है, ये वाला जो जोन होता है जहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है, इसको हम लोग बेनियोफ जोन भी कहते हैं, बेनियोफ जोन। ओके, ये चीज भी आप लोग याद रखना। ओके, इस पिक्चर से आप लोग समझ लीजिए शैडो जोन। इस पिक्चर से आप लोग देख लीजिए शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है, सपोज कीजिए दोनों वेव आप लोग को शैडो जोन दोनों वेव में मिलेगा। एक होता है पी वेव्स और एक होता है एस वेव। एस वेव, क्योंकि ये बॉडी वेव है तो इसलिए यहाँ पर आप लोग को शैडो जोन देखने को मिलेगा। देखिए पी वेव का शैडो जोन जो है 105 डिग्री से लेकर यहाँ पर आप लोग को क्या मिलेगा, ये इस जो जगह है यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, ये वाला जो जगह है, यहाँ पर जो जगह है, ये पूरा एरिया, यानी कि पूरा एरिया जो है, इस एरिया में आप लोग को पी वेव का शैडो जोन आप लोग को देखने को मिलेगा। पी वेव, ओके, पी वेव का मिलेगा। लेकिन एस वेव का शैडो जोन कितना है, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक
145 डिग्री, 105 से लेकर 145 डिग्री, ये वाला जो जोन आप लोग को दिख रहा है इसको कहेंगे एस वेव का शैडो जोन। यानी कि पूरे 103 से लेकर 103 और 105 तक जो जोन है उसको हम लोग पी वेव का शैडो जोन कहेंगे। 103 से लेकर 145 डिग्री जो है, यानी कि ये वाला जो जगह है इसको हम लोग एस वेव का शैडो जोन कहेंगे। ओके, क्योंकि ये क्यों होता है इसको आप लोग देख लेना। मैंने बताया है कि जो आउटर कोर है वो बहुत लिक्विड होता है एंड इनर कोर क्या होता है, सॉलिड होता है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, लिक्विड आउटर कोर होने के लिए मैंने बताया है कि जो एस वेव है वो लिक्विड में नहीं जा सकता है, तो इसलिए एस वेव जब यहां से टकराएगा जाएगा तो आउटर कोर से नहीं जा पाएगा, वो इनर कोर से जाएगा, वो इनर कोर से जाएगा, आउटर कोर से नहीं जा पाएगा। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, ये जगह से क्या होगा, इस जगह से आप लोग को एस वेव नहीं मिलेगा। ये वाला जो जगह है यहां पर आप लोग को एस वेव नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, एस वेव नहीं मिलेगा। ये वाला जो जगह है ओनली एस वेव आप लोग को ये वाला जगह पर मिलेगा, तो इसलिए ये जो जगह है इसको हम लोग एस वेव का शैडो जोन कहेंगे। ओके, और ये वाला जो जगह आप लोग को दिख रहा है ये वाला जो जगह, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द जगह जो रहेगा, रेस्ट ऑफ द जगह जो रहेगा यानी कि ये वाला जो जगह रहेगा, ये वाला जहां पर एस वेव नहीं ओनली पी वेव आप लोग को देखने को मिलेगा, वो एरिया को हम लोग पी वेव का शैडो जोन कहेंगे। आप लोग ये जरूर याद रखना कि पी वेव का शैडो जोन कितना होता है, पी वेव का ये चीज आप लोग नोट रखना। पी वेव का शैडो जोन, पी वेव का जो शैडो जोन है वो 103 से लेकर 103 तक पूरे एरिया तक आप लोग को पी वेव का शैडो जोन मिलेगा, और एस वेव का शैडो जोन आप लोग को 103 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक मिलेगा। यानी कि पी वेव का शैडो जोन सबसे अधिक आप लोग को मिलेगा। पी वेव को हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, एस वेव को हम लोग पी वेव और एस वेव से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं। एस वेव से हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि जो आउटर कोर, इनर कोर जो है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है, ये आप लोग को मालूम पड़ेगा एस वेव से। और पी वेव से क्या मालूम पड़ता है, आउटर कोर जो है लिक्विड है, ये आप लोग को मालूम पड़ता है पी वेव से। ये आप लोग जरूर नोट करके रख देना। ओके, क्योंकि पी वेव आउटर कोर से पास करता है तो लिक्विड है, ये आप लोग को मालूम पड़ेगा, लेकिन एस वेव इनर कोर से पास करता है, आउटर कोर से नहीं, तो इसलिए इनर कोर जो सॉलिड है ये एस वेव से मालूम पड़ता है। मैंने बताया था ना, इनर कोर सॉलिड है इसलिए एस वेव यहां से जा सकता है, इसके बाहर से नहीं जा सकता है। ये हो गया शैडो जोन। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया था ना, मैं बताऊंगा मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी क्या होता है। मैग्नीट्यूड किससे मेजर किया जाता है, सिस्मोग्राफ से मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, और इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड किससे मेजर किया जाता है, सिस्मोग्राफ, एंड इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है मार्केली स्केल से। इंटेंसिटी को मार्केली, यहां पर लिखा है, ये जो मार्केली स्केल है, मॉडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी स्केल, ये आप लोग जरूर याद रखना। मैग्नीट्यूड हम लोग रिक्टर स्केल से मेजर किया जाता है और मार्केली स्केल से इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी किस स्केल के इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, वो मार्केली है, एंड जो रिक्टर स्केल से हम लोग मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। ओके, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक दोनों मेजरमेंट होता है, रिक्टर स्केल, मार्केली स्केल। रिक्टर स्केल क्या है, रिक्टर स्केल 0 to 10 इसका डिवीजन है, मार्केली स्केल 1 to 12 आप लोग को डिवीजन मिलेगा। ओके, और मार्केली स्केल से हम लोग क्या, मार्केली स्केल का नाम क्या दिया है, इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट मार्केली स्केल के नाम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितने अमाउंट ऑफ डैमेज, विजिबल डैमेज, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, उसको इंटेंसिटी कहेंगे। और रिक्टर स्केल से हम लोग किसको दिखाएंगे, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के टाइम कितने एनर्जी रिलीज हुआ है। हम लोग बताते ना रिक्टर स्केल में 7.2, 7.1, 7.4 हम लोग बताते हैं ना, उसको वो जो 7.2, 7.4 है उसको हम लोग कहेंगे
मैग्नीट्यूड यानी कि रिक्टर स्केल में हम लोग मेजर करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बताएंगे यूएस डॉलर इतना डैमेज हुआ है, इतने प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, वो हो गया इंटेंसिटी, उसको हम लोग मार्केली स्केल में दिखाते हैं। और रिक्टर स्केल का डिवीजन कितना है? 0 to 10। मार्केली स्केल का डिवीजन होता है 1 to 12। ओके, आशा करते हो आप लोग को क्लियर है सब कुछ। यहाँ पर रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल का डिवीजन दिया है, आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको डिटेल में आप लोग को पढ़ा दिया है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए, और फीडबैक जरूर देना कि आप लोग को समझ में आया, येस और नो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का ड्रेनेज पैटर्न वगैरह है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाय।